ठीक है, ओके जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं क्विकली। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसको एक नज़र देख लेते हैं। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, जी सर, आ रही है स्क्रीन। जी, ओके। हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की थी, दैट वाज मोर अबाउट कि हमने जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है वो हमें किस तरीके से करनी है, और हमने उसकी कुछ पहले ये देखा था कि हम उसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, और आइडेंटिफिकेशन के बाद जो अगली चीज़ हमने देखी थी दैट वाज कि हमने इनको मैनेज कैसे करना है, इनको किस तरीके से हम इनको एंगेज रखेंगे, और किस तरीके से किस फ्रीक्वेंसी के साथ किस बंदे को हम एंगेज कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली हमारा जो लास्ट लेक्चर था। क्विकली टाइम लगा कर इसको कर लेते हैं, और सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब आ रही है आप लोगों को आवाज? जी सर। जी सर, अब ठीक है, सॉरी। अच्छा, क्विकली इस लेक्चर को देख लेते हैं। ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन? कहीं आपकी स्क्रीन रुक जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। हमने बेसिकली इनपुट्स देखे थे, जो उसका ओवरऑल प्रोसेस था, हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। इसकी आपको डायग्राम नजर आ रही है? डायग्राम आप लोगों को नजर आ रही है? जी सर, आ रही। ठीक है, सो बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस डायग्राम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि अगर हम लोग जो है स्टेक होल्डर एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को एज एन इनपुट हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, और स्टेक होल्डर एनालिसिस करने के बाद वो किन आउटपुट्स के अंदर यूटिलाइज हो रही होंगी। तो स्टेक होल्डर एनालिसिस के अंदर एक चीज़ हमें सबसे पहले देखनी है, दैट इज बिजनेस नीड, उसकी क्या है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं वहाँ का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या है, और तीसरी चीज़ जो थी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स जो हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेसेस किस तरीके से फॉलो किए जा रहे होते हैं। इन तमाम नीड्स को मद्देनजर रखते हुए then we do the stakeholder analysis. Stakeholder analysis के बाद जो अगली चीज़ हमारे पास सामने आती है दैट इज अ लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। उनके रोल्स नजर आ रहे होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नजर आ रही होती है। हमने इन सबको बहुत डिटेल से अंडरस्टैंड किया था कि स्टेक होल्डर एनालिसिस हम किस तरीके से कर रहे होते हैं, और इनपुट जो थे उनको हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। सो बिजनेस नीड्स हमने हमारी किस तरीके से नीड है, हम क्या जो भी हम सोल्यूशन बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ये बिजनेस एनालिसिस की नीड क्या थी उसको अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को हम डिस्कस कर रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस के साथ डिस्कस कर रहा था। ओके, और फिर इंडिविजुअली हमने तमाम एलिमेंट्स को एक एक करके डिस्कस किया था। हमने अच्छा खासा टाइम लगाया था ये देखने के लिए कि हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका एटीट्यूड और इन्फ्लुएंस क्या होता है। बिकॉज अगर आप किसी के साथ बैठे हुए एक डिस्कशन के अंदर हैं और वो शख्स एक प्री डोमिनेंट माइंडसेट के साथ बैठा हुआ है और वो आपको उस माइंडसेट के साथ जवाब दे रहा होगा, तो आपके जवाबों के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू गेट द राइट थिंग आउट ऑफ इट। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आपने मुख्तलिफ एटीट्यूड्स को मद्देनजर रखना होता है कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एटीट्यूड था कि एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड सोल्यूशन अप्रोच। कि जो स्टेक होल्डर है वो उसका डाउट बिजनेस गोल्स के ऊपर है, क्या है ये ऑब्जेक्टिव मीट होंगे कि नहीं होंगे। बिजनेस एनालिसिस की अप्रोच को लेके उसका डाउट हो सकता है। एटीट्यूड टुवर्ड्स के कोलैबोरेशन जो है उसका हो सकता है। एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पॉन्सर, टीम मेंबर्स जो लोग उसमें काम कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली इन्फ्लुएंस
जो है उस प्रोजेक्ट का और उस प्रोजेक्ट का इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या हो सकता है। साइमल्टेनियसली ये प्रोजेक्ट क्या अच्छा लेकर आएगा, क्या बुरा लेकर आएगा, दूसरे स्टेक होल्डर्स का इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है। अथॉरिटी लेवल के ऊपर हमारी डिस्कशंस हुई थी कि बिजनेस एनालिसिस का जो वर्क है उसके अंदर हमें ये देखना पड़ता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो उसकी अथॉरिटी कैसी है। इज ही द पर्सन हु अप्रूव्स द डिलिवरेबल्स, या सिर्फ हम इस बंदे से बात कर रहे हैं उससे सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। सही है। तो हम मुख्तलिफ लेवल्स के अंदर हमने चीजें देखी थी, आया ये शख्स किसी भी चीज को वीटो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, सो ऑन। सही है। हमने फिर टेक्निक्स के ऊपर आ गए थे। अच्छा, ये स्लाइड्स आपको चेंज होती हुई नजर आ रही हैं? मैं टेक्निक्स वाली स्लाइड के ऊपर हूँ उस वक्त। यस सर। अच्छा, टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी। टेक्निक्स के अंदर हमारे पास हमने ये डिफाइन करना होता है कि जी किसी भी चीज के अंदर एक्सेप्टेंस या इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया क्या होगा। दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बिकॉज आप एक सर्टन लोगों के साथ मिलते हैं, सर्टन लोगों से, सर्टन चीजों से, सर्टन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट करने के बाद आप उसके अगेंस्ट उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं जिसमें से रिक्वायरमेंट को आप इलस्ट्रेट करके इसको दिखा रहे होते हैं। दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट फ्रॉम योर साइड। और आप अगर वो डॉक्यूमेंट किसी के पास लेके जाए, वो शख्स डॉक्यूमेंट को फॉर नो गुड रीजन अगर वो रिजेक्ट हो जाता है वो डॉक्यूमेंट, तो टेक्निकली स्पीकिंग आपकी जो एफर्ट है वो ज़ाया हो जाती है। सो देयर हैज टू बी अ क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पे आप ये चैलेंज कर सकें कि आया ये चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो क्राइटेरिया डे वन से इनिशिएट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि हम किस चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और किन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली इसके अंदर जो दूसरी टेक्निक्स हमारे पास आ जाती है उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग है, हमने बहुत डिटेल से डिस्कस की थी। इंटरव्यूज हो गए, ऑर्गेनाइजेशन की मॉडलिंग है, प्रोसेस मॉडलिंग है, रिक्वायरमेंट वर्कशॉप्स है। रिक्वायरमेंट वर्कशॉप्स में हमारी डिस्कशन ये हुई थी कि हम सिमिलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो है ना मल्टीपल लोगों के साथ बाउंस बैक करवा के चेक करते हैं कि लोग उसको क्या देख रहे हैं। इसी तरह से रिस्क एनालिसिस के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई थी। रिस्क की पर्टिकुलरली हमारी डिस्कशन हुई थी कि रिस्क क्या होता है। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। तो उस पर्सपेक्टिव से आपने रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट डिफरेंट एलिमेंट्स की रिस्क एनालिसिस भी करनी होती है। सिनेरियोज एंड यूज केसेस हो गए, स्कोप मॉडलिंग हो गई, और इवेंचुअली अगर आप एक ही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से पूछ रहे होते हैं तो फिर आप सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स में सहारा लेते हैं। इसके बाद हमने जिस चीज के ऊपर काम किया था या डिस्कशन की थी दैट वाज रेसी मैट्रिक्स। रेसी मैट्रिक्स टॉक्स अबाउट कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंसल्टेड, इन्फॉर्म्ड, दीज आर द थिंग्स जिसकी बेसिस के ऊपर आप बात करते हैं कि आप किस तरीके से चीजों को आगे लेके चल रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल इज समवन जो कि जिसके और जो चीजों को काम करके डिलीवर करने का रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। मल्टीपल लोग हो सकते हैं। अकाउंटेबल कैन ओनली बी वन पर्सन। ये बात याद रखिएगा, अकाउंटेबल कैन ओनली बी वन पर्सन। हम जो मिस्टेक करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर वो ये करते हैं कि हम अकाउंटेबल की कॉलम के अंदर या अकाउंटेबल जब हम किसी चीज को रख रहे होते हैं हम बताते हैं कि जी टीम रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है इस काम के लिए, या ये 4 लोग हैं या 2 लोग हैं जो अगर एनीथिंग गोज रॉन्ग तो वो उसको देखते हुए अकाउंटेबिलिटी तय हो रही होती है। सो अकाउंटेबल याद रखिएगा, अकाउंटेबल कैन ओनली बी वन पर्सन। ठीक है। अगर किसी डिपार्टमेंट का जिक्र हो रहा है तो whoever be the departmental head या फंक्शन हेड या यूनिट हेड या टीम का जो मैनेजर है या हेड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इवेंचुअली। साइमल्टेनियसली कंसल्टेंट की बात हुई थी कि हम किससे इनपुट्स ले रहे होंगे, इन्फॉर्म हम किस किस को कर रहे होंगे, कौन कौन से वो लोग हैं जिनको हम एक सर्टेन लेवल पे सर्टेन फ्रीक्वेंसी से चीज़ों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। सामने आपके एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जिक्र किया है कि जी एग्जेक्टिव आपने रोज लिखे हुए हैं मुख्तलिफ, और उन रोज के आगे रेसी मॉडल के आगे आपने ये डिफाइन किया हुआ है कि जी कौन अकाउंटेबल है, कौन
रिस्पॉन्सिबल है, सिमिलरली कौन किस किस से कंसल्ट करना है, किस चीज़ से इन्फॉर्म करते रहना है. सो दीज आर थिंग्स जो उसके ऊपर आप आगे लेके चल रहे होते हैं. स्टेक होल्डर मैप के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई थी कि हम मैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट कर रहे होते हैं. देयर विल बी सर्टेन सेट ऑफ पीपल जो स्टेक होल्डर्स होंगे आपके, जिनका इम्पैक्ट ज्यादा होगा या कम होगा. सिमिलरली कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा या कम होगा. सो उसके हिसाब से एक मैट्रिक्स है और आप उनको प्लेस कर रहे होते हैं. इवेंचुअली जो लोग जिनका इम्पैक्ट हाई होता है और इन्फ्लुएंस हाई होता है, वो हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं और उनको आपने बहुत ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करके लेके चलना पड़ रहा होता है. अगली चीज हमारे पास आई थी दैट वाज एन अनियन डायग्राम. अनियन डायग्राम के अंदर हमने एक बात की थी कि हम यहाँ से भी स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. सो यहाँ पर सबसे पहले आपको सोल्यूशन डिलीवरी आ जाती है. सोल्यूशन डिलीवरी ओवरऑल जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है, किसी डिपार्टमेंट को अफेक्ट कर रही होती है. सिमिलरली उस डिपार्टमेंट में कोई अच्छा काम हो या बुरा काम हो, इवेंचुअली उससे ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज अफेक्ट हो रही होती है. और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज के अंदर कोई अच्छा काम हो या बुरा काम हो, उसकी वजह से आपके एक्सटर्नल कस्टमर या स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो भी अफेक्ट हो रहे होते हैं. So this is how this whole cycle works. ठीक है, ओके. इसी की डेफिनेशंस थी. रोल्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हमारी बात हो गई. सेलियंस मॉडल जो था ये हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि आपके पास 3 टाइप्स होती हैं किसी भी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए. ईदर द पर्सन हैज सम पावर और नो पावर. he or she can bring things which are time bound and have some urgency associated to it. They can also be the ones who are in control, यानी कि उनके पास legitimate power होती है किसी चीज को काम करवाने की, एग्जीक्यूट करवाने की. जैसे अमूमन स्टेक जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं उनके पास लेजिटिमेट बॉडीज होती हैं. सो इससे पहले वाली डायग्राम के अंदर हमने बेसिकली इसका जो वेन डायग्राम थी हमने वो डेवलप की थी और वेन डायग्राम के जो मुख्तलिफ फेजेस हैं हमने उनको आइडेंटिफाई किया. तमाम चीजें जो आप कर रहे हैं ये बेसिकली स्टेक होल्डर की आइडेंटिफिकेशन में आपको हेल्प कर रही है. यहाँ तक हम लोगों ने देखा था. इसमें कुछ सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो हम इसको देख लेते हैं, वरना हमारे पास नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी रिवीजन क्लास है. उस रिवीजन क्लास के अंदर हम लोग जो है ना चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल्स देखेंगे. यहाँ तक क्लैरिटी है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर. ठीक है, ओके. हम अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं. सर? अच्छा, ये अगला जी सर मेरा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग स्टेक होल्डर मैनेजमेंट से, शायद इसी से पर्टेन करता हो. यानी सर मैं मतलब ये मेरे साथ एक लाइव सिनेरियो अभी आज ही ऑफिस में हुआ कि मेरा एक वेंडर है, तो उन्होंने एक पैच अपडेट के लिए भेजा मुझे कि ये पैच आपका अपडेट करवा लें. अच्छा, तो जिस पर मैंने अपनी आईएस टीम को भेजा, आईएस टीम ने मुझसे कहा कि वेंडर से ये पूछेंगे इस पैच में अपडेट क्या है. बेसिकली मुझे ही पूछना चाहिए था, मेरे ध्यान से स्लिप हो गया. एंड देन आई आस्क्ड कॉल्ड द गाय जो कि वहाँ के रेलिवेंट काउंटर पार्ट है मेरा. मैंने उससे कहा कि क्या आप मुझे बता दें कि इस पैच में मतलब क्या अपडेट्स है ना. एज अ वेंडर को मुझे बताना चाहिए था बेसिकली कि ये हमने क्या वर्जन अपडेट किया या ये बग्स रिजॉल्व किए. बट दिस एट के भाई ये आपके एसएलए का पार्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और मेरे 15 और क्लाइंट्स चल रहे हैं, वो नहीं पूछते आप कैसे पूछ रहे हो, आप हमारा पैच जो है वो आईएस क्यों देखेगा. तो सर ये चीज क्या बैड स्टेक होल्डर में काउंट होगी? क्योंकि एज एन अगर देखा जाए तो हम भी तो उनके स्टेक होल्डर ही हैं, क्योंकि हमने तो उनके प्रोडक्ट बाय की हुई है. सही है, बिल्कुल सही है. और आप देखिए इन सारी बातों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट या एसएलए आपके दरमियान और आपके जो भी साहब है उनके दरमियान जो हुआ हुआ है वो बहुत मैटर करता है. बिकॉज उसके अंदर ये तमाम चीजें डिफाइन हुई भी होंगी कि आप क्या सवाल, क्या चीजें, किन चीजों पे क्या काम करना है, कितने टाइम में करना है, तो ये सारी चीजें लिखी भी होंगी. तो उस पर्सपेक्टिव से क्या उस एसएलए साइन है उनके साथ?
जी सर। अच्छा, मैंने फिर वो एसएलए, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट का इन्होंने एसएलए साइन किया तो उस वक्त मैं था नहीं, तो मैंने बाद में ज्वाइन किया था। तो उसके बाद ये प्रोडक्ट मुझे दे दिया गया कि यार ये ऐसे ऐसे है, आप ये अब आप हैंडल करेंगे इसकी। बेसिकली सर, कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट का पूरा जो एक पोर्टल होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई है मैंने अभी ना रिसेंटली। वो लाइव भी हो गया हमारा। तो उस पे एसएलए में अब मैंने बाद में जाके देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि ये हमें जो है प्रोवाइड करेंगे एवरी चेंज मैनेजमेंट, जब भी ये कोई नया पैच देंगे हमें। तो इवन मैंने उसको फिर रेफरेंस भी दिया। मैंने कहा यार देखो, होता ये है बेसिकली कि सब ऑर्गेनाइजेशन के अपने एसओपीज होते हैं। हमारा एसओपी है कि वी रिक्वायर्ड चेंज मैनेजमेंट वेन एवर एनी पैच कम्स। और ये मेरे, आप एक वेंडर नहीं हो, मेरे पास ऐसे कोई 15 वेंडर्स हैं, 15-16, जिनके पैचेस आते हैं मेरे पास। क्योंकि सर मैंने ईस्टनेट की पूरी इम्प्लीमेंटेशन करवाई, सेफ वॉच एपीआई की, अपने बैंक में। तो वो जब भी कुछ अपडेट देते हैं या उनको कुछ भी पैच रिलीज या कोई भी लाइसेंस अपडेशन आती है वो बताते हैं। और इसी तरह मैं उनसे पूछता हूँ इट इज अ पार्ट ऑफ एसएलए। तो इस पर वो बहस करने लग गए, नहीं नहीं हम ये नहीं, हम वो नहीं, यूं नहीं वो नहीं। तो मुझे काफी वियर्ड लगा। खैर इन दी एंड वो फिर ईमेल पे वो मान गए, जब उनके बॉसेस वॉसेस गिव अप कर गए कि नहीं भाई अब बताना पड़ेगा। लेकिन सर ये चीज अगर मैं एज एन प्रोडक्ट ओनर देखूँ तो ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में काउंट होनी चाहिए ना? एज एन बैड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट हुई है। यार ये बिल्कुल बैड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है। और देखिए स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के अंदर आपने जो चीजों को ख्याल रखना है वो क्या रखना है। सबसे पहली चीज, आपका जो जिस स्टेक होल्डर की आप बात कर रहे हैं वो स्टेक होल्डर आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करता है, तभी वो स्टेक होल्डर है, और स्टेक होल्डर ना हो आपके साथ। ठीक है। आप अगर अपना घर बनवा रहे हैं तो उसके अंदर आप का एज अ स्टेक होल्डर है फॉर द आर्किटेक्ट टीम, राइट। इसी तरह से अगर वो आर्किटेक्ट जो है आपके साथ इसी तरह से रिस्पॉन्ड बैक करे कि यार मुझसे तो कोई क्लाइंट पूछता ही नहीं है कि मैं क्या बना रहा हूँ और आप मुझसे कह रहे हैं कि दीवार कैसे बना रहे हो और सरिया कितना डाल रहे हो। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो बंदा आपको आपकी रिक्वायर्ड चीजें टाइम के ऊपर दे नहीं रहा। ये उसके एंड से बैड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है। सिमिलरली आप काम आप कर रहे होते तो फिर आपके एंड से बैड चीज होती। तो उस पर्सपेक्टिव से ये बैड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट तो है, क्योंकि इसके अंदर जो रूल्स आपने डिफाइन किए थे कम्युनिकेशन के, उन रूल्स पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। उस पर्सपेक्टिव से जो है इसको बैड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कह सकते हैं मेरे हिसाब में। ठीक 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 है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर हम मूव करें। जी सर। अच्छा, स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? जी सर, आ रहा है। ओके। आज जो हम जिन चीजों को देखने जा रहे हैं दैट इज लेक्चर 7, और लेक्चर 7 के अंदर हम जिस चीज की बात करेंगे दैट इज प्लानिंग। ठीक है। बिजनेस एनालिसिस की एक्टिविटी को हमने प्लान कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, आपसे मैंने लास्ट टाइम ये सवाल पूछा था, बल्कि इससे पहले भी कई दो एक सवाल दफा ये पूछ चुका हूँ। आपने मुझे बताया कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अभी पढ़ रहे हैं। साइमल्टेनियसली देयर आर सम पीपल जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स पढ़ चुके हैं, राइट। सो उस पर्सपेक्टिव से मुझे बताएं प्लानिंग क्या चीज है, हाउ टू डिफाइन प्लानिंग। सर प्लानिंग हमारी इस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं बिजनेस प्लानिंग कि हमें जब भी कोई प्रोजेक्ट एज अ बिजनेस के तौर पे एक्वायर करना होता है तो उसके लिए आरएफपी बनाना पड़ता है। और आरएफपी बनाने के बाद जब वो हम सक्सेस और उसके फाइनेंशियल भी बनाने पड़ते हैं कि ये फाइनेंशियल प्रपोजल भी बनाना पड़ता है कि उसको विन कर सके। तो ऑब्वियसली जो क्लाइंट को या कस्टमर को बिड फिजिबल लगती है तो वो विन करता है। तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो साइन ऑफ एंड प्रोजेक्ट विन का होता है और उसमें फिर हम फर्दर प्रोजेक्ट के हवाले से प्लान करते हैं कि हमें किस फेज में कौन कौन से काम करने हैं और कौन कौन सी जो प्लानिंग है बिजनेस के हवाले से वो मैनेज कर दी है। तो इस तरह से चलता है बिजनेस एनालिसिस।
अब आपने जिन चीज़ों का ज़िक्र किया वो बेसिकली वो आर्टिफैक्ट्स है, जिन आर्टिफैक्ट्स को जो है हम बना रहे होते हैं। जैसे आपने आरएफपी का ज़िक्र निकाला, आपने दूसरी और चीज़ों का ज़िक्र निकाला, ठीक है? उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये तो आर्टिफैक्ट्स हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ टाइम्स में हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख रहे होते हैं। प्लानिंग में हर दफ़ा आरएफपी नहीं बन रहा होता। आपकी बातों से अगर मैं बेसिक से आइडिया निकालूं, सो यू आर ट्राइंग टू से कि बेसिकली जो प्लानिंग होती है उसके अंदर हम उन चीजों को मद्देनजर रख रहे होते हैं जो हमारे सामने आने वाली होती है। यही आप कहना चाह रहे हैं जी सर, कि मैं आपकी डेफिनेटली, बात समझ क्योंकि रहा हूँ? सर नहीं नहीं बिल्कुल सही समझ रहे हैं एक्चुअली सर। जो आरएफपी बन के हम करते हैं और उसके बाद जो हमें उनकी रिक्वायरमेंट मिलती है, तो उसी को एनालाइज करके हम एक प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं, जिसमें हम प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स फेज बाय फेज विद इन स्प्रिंट्स हम मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है इस हवाले से, बिजनेस एनालिसिस के हवाले से। अच्छा, बिजनेस एनालिसिस को हम थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख देते हैं। मैं आपसे अगर आपसे बहुत जेनेरिक अल्फाज में पूछूं, और तमाम लोगों से पूछ रहा हूँ कि बहुत जेनेरिक अल्फाज में कि आपकी नज़र में प्लानिंग क्या होती है? बहुत कॉमनली ये वर्ड सवाल करते हैं कि यार उसकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, इसने वो बहुत बड़ा प्लानर है, वगैरह वगैरह। ठीक है, प्लानिंग एक्चुअली होती क्या है? हाउ वुड यू डिफाइन प्लानिंग? सर, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मैनेज करना, कि मतलब पहले मुझे अगर घर बनाना है तो पहले उसकी मुझे बुनियादें रखनी पड़ेंगी, और अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो पहले उससे पहले मुझे बंदा हायर करना पड़ेगा और एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जिस पे मैं अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकूं। तो प्लानिंग ये है। यानी कि आपकी बातों को मैं अगर थोड़ा सा क्लियरली उसको दूसरे अल्फाज में अगर मैं बात करने की करूं, बेसिकली प्लानिंग इज समथिंग जहां पर आप ये देख रहे होते हैं कि आपके पास आने वाला क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, और आपने उसका सद्देबाब क्या करना है, यानी उसका सोल्यूशन क्या निकालना है। क्या ये बात सही है आपकी नजर में? सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल सर। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी किस्म की प्लानिंग करेंगे, हमारा काम ये होगा कि हम कुछ चीज़ों को फोर्सी करेंगे, कुछ चीज़ों का अंदाजे लगाएंगे, और अंदाजे लगाने के बाद हम उसको किसी न किसी जगह लिखेंगे कि हाँ यार ये हम काम कर रहे हैं, और इस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। साइमल्टेनियसली जब हम प्लान कर रहे होते हैं तो उसमें हर फैक्टर को मद्देनजर रखा जा रहा होता है। डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल की प्लानिंग करनी है, लेकिन जब प्लानिंग का ओवरऑल जिक्र हो रहा होता है तो उसमें एट टाइम्स कॉस्ट भी आ जाती है, एट टाइम्स उसके अंदर कम्युनिकेशन का भी एक एलिमेंट है जो आ जाता है। सिमिलरली उसके अंदर एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, क्वालिटी को चेक करने के लिए वो मेंबर्स भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें मिल मिला के हम इसको कहते हैं प्लानिंग करना। ठीक है, सो प्लानिंग इज समथिंग जब हम बात करते हैं कोई भी चीज जो कि अनफोर्सीन है, यानी आप फ्यूचर के लिए, फ्यूचर अनफोर्सीन, कोई भी अनफोर्सीन जब आप चीजें अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डेवलप करते हैं, किसी जगह पे नोट डाउन करते हैं, उसकी चेकलिस्ट टाइप की कोशिश बना लेते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ प्लान। ठीक है जी। सो ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करने लगा हूँ। तो एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल ये है कि जी फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आज मार्च की 26 तारीख, सॉरी फरवरी की 26 तारीख, और हमने खुजदार बॉर्डर जाना है, और हम वहां तक गाड़ी चलाकर जाएंगे, राइट? सो मैं आपसे कहता हूँ कि अपने इसको प्लान करते हैं और चलते हैं। अब ना तो आप कोई माउंटेनियर है जो वहाँ पे आपने पहाड़ों में टाइम गुजारा होगा, आप कुछ चीज़ों का अंदाजा लगाना शुरू करेंगे। अच्छा जी, यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक तो चलो टेम्परेचर बहुत इतना नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा तकलीफें हो, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो हमें ठंडक मिलना शुरू होगी, तो बर्फबारी भी मिल सकती है। कुछ जगहों पे लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला भी हो सकता है, तो हम अपने साथ कुछ टॉर्च और खाने पीने की चीज़ें और बाकी ज़रूरत का सामान है वो अपने साथ ले चलें, वगैरह वगैरह। ये आप काम क्या कर रहे हैं? ये आप प्लान कर रहे हैं उन चीजों को जो आपने अभी तक देखी नहीं है। सेम गोज विद बिजनेस एनालिसिस, बिकॉज जब बिजनेस एनालिसिस के अप्रोच की हम बात करते हैं तो वहां पर भी चीजों को प्लान होने की शदीद जरूरत होती है।
The purpose of planning is the business analyst determines which activities are required for a given initiative, how those activities will be carried out, the work effort involved, and an estimate of how long the activity will take. This task includes the activities to identify business analysis deliverables, determine the scope of work for business analysis activities, determine which activities the business analyst will perform and when, develop estimates for business analysis work. This is called planning, right? So ये बेसिक एक्टिविटी होती है जब आप किसी भी चीज की प्लानिंग कर रहे होते हैं. जब बिजनेस एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं तो हमने बिजनेस एनालिसिस का वर्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया. यानी ओवरऑल हम जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर बिजनेस एनालिसिस की एक्टिविटीज की बात हो रही है. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, आपने ओवरऑल ये डायग्राम हमने पहले भी इस तरह से गुजारी भी है. ठीक है. इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन है. सर जो आरसीएस डॉक्यूमेंट जो बनता है रिस्क का, कौन सा डॉक्यूमेंट? आरसीएस डॉक्यूमेंट होता है एक, वो एज एन प्रैक्टिकल अगर मैं कहूँ तो सर वो आजकल मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट की जो हम बैंकिंग होती है, रिस्क मैनेजमेंट का जो पूरा डिपार्टमेंट होता है जो रिस्क रिव्यू करते हैं रिलेटेड टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, उनकी तरफ से मेरे पास आरसीएस रिव्यू के लिए एक डॉक्यूमेंट आया हुआ है. अच्छा सर, उसमें भी जो है वो आईटी रिलेटेड सारे फॉर एग्जांपल कंट्रोल्स उन्होंने दिए, बताया हमें कि ये कंट्रोल्स हैं और इनका इम्पैक्ट ये है, और उसमें उन्होंने बताया है कि आप इतना जो है वो फॉर एग्जांपल लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, जिस पे आईटी ने आंसर दिया हुआ है कि हम इतना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं विद इन अ ईयर, और इसकी अकरेंस चांसेस क्या है. तो सर ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये इज इट अ पार्ट ऑफ रिस्क एनालिसिस या ये मिटिगेशन के लिए यूज होता है? तो देखिए, आप मिटिगेशन किसी की करेंगे, मिटिगेशन हर उस चीज की करेंगे जो आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी होगी. ठीक है. और प्रॉब्लम आपको अभी पता नहीं है, आप सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी का जिक्र कर रहे हैं. आपने यस ठीक एग्जैक्टली. बताया. ठीक है. मैंने आज आपसे एक बात कहता हूँ, मैं आपसे बात ये कहता हूँ कि ठीक है, ये जो अभी हम सफर में बात कर रहे थे कि यहाँ से हमने चाइना बॉर्डर खुशदार जो है ना, हमने वहां तक जाना है. ठीक है. उसके अंदर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ठीक है, इसके अंदर यार कितना खर्चा हम कर सकते हैं. तो क्या है यार, ठीक है, ये हमारा प्लेजर ट्रिप है, हम घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो यार इसमें मैं इतने पैसे लगा सकता हूँ. अच्छा, आपके पास अकाउंट में हो सकता है पैसे और बहुत सारे वो पैसे पड़े हुए हो, मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए आपके पास जेब में पड़े हुए हैं, लेकिन आप ये बोलते हैं कि अच्छा मैं अपने इस प्लेजर ट्रिप के ऊपर जो है ना, मैं 1 लाख रुपए ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पे. तो आपने क्या किया, अपनी रिस्क एपेटाइट डिफाइन कर दी कि मैं कितना रिस्क अफोर्ड कर सकता हूँ. ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं आपसे अगर ये कहता कि भाई ठीक है, हम वहां जा रहे हैं फुजदार, और फुजदार से पहले एक छोटा सा शहर आता है सोस्त. ठीक है. इट्स बॉर्डर सिटी जहाँ पे चाइनीज मार्केट, चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है ना वो उनकी मार्केट है, और ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है. सो सोस्ट में ऐसा करेंगे यार, सोस्ट में हम कोई नया प्रोजेक्ट है जो रोल आउट हम करने जा रहे हैं, तो 2-4 मिलियन का वो प्रोजेक्ट है. अब ऐसी सूरत में आपसे मैं कहूंगा तो आप बोलेंगे यार ठीक है यार, इस काम के अंदर अगर हमारे 3-4 लाख रुपए लग भी जाते हैं तो चलने दो. क्यों? आपने उसकी रिस्क को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए अपनी रिस्क एपेटाइट डिफाइन कर दी. फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट आईटी की तरफ से आया हुआ है, दैट इज बेसिकली टेलिंग यू कि आप कितनी रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ हो रही है और कितनी आपने एक्सेप्ट की हुई है. सही 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 सही. ठीक ठीक है. ठीक और है. दूसरा जो आपका बैंकिंग के अंदर हमारा रिस्क मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट होता है, उसका काम बिजनेस रिस्क ज्यादा होता है कंपेयर टू टेक्निकल रिस्क के. टेक्निकल रिस्क सही. तो उनकी एजम्पशन ये होती है बैंकिंग के अंदर कि जी ये टेक्निकल रिस्क तो हर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर वो खुद से इनबिल्ट कर रहे होंगे. तो यस उसकी सर, वजह उन्होंने से वो इसीलिए लोग भेजा है मुझे. बेसिकली उन्होंने भेजा है इसलिए कि ये कंट्रोल्स हैं आपके, और ये इम्प्लीमेंट है या नहीं है, अगर है तो कितना इम्पैक्ट आप बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इस तरह की चीज़ उसमें है. एग्जैक्टली. तो उनका काम जो होता है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ चीजों के ऊपर अलर्ट देना होता है,
और आपको गाइड करना होता है कि जी इन केस अगर आप ऐसी कोई चीज मिस आउट कर रहे हैं तो काइंडली उसको अपने पास इनकॉर्पोरेट कर लें। इससे ज्यादा टेक्निकली उनका कोई और काम नहीं होता। ठीक है, तो एनीवेज सर, थैंक यू। अब अच्छा, सो अभी हम वापस आते हैं, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर हम लोग अब हम प्लानिंग का जिक्र कर रहे हैं कि बिजनेस एनालिसिस की एक्टिविटीज को हमने प्लान कैसे करना है। ठीक है, तो उसके अंदर जो इनपुट्स रिक्वायर्ड है वो उसके अंदर हमारे पास जो चाहिए चीजें उसमें बिजनेस एनालिसिस की अप्रोच आप क्या लेके चल रहे हैं। अच्छा, अप्रोच क्या है? अप्रोच बेसिकली वो चीज है जहां पे आप ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये इंफॉर्मेशन मैंने किस तरीके से लेके चलनी है, किस तरह की किस लेवल की इलिसिटेशन करनी है, आया मैं इसमें बायोफिल्म पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपके पास डिफाइन हो रही होती है जिसके अंदर आप कहते हैं कि इसकी बिजनेस अप्रोच है। Simultaneously, आपके पास अगली चीज आ जाती है बिजनेस एनालिसिस परफॉर्मेंस असेसमेंट। आपने ये डिफाइन किया कि आपके पास कौन सी चीज किस तरीके से एड्रेस हो रही होगी और आप उसकी परफॉर्मेंस की असेसमेंट कैसे करेंगे, किन बेसिस पे आप कहेंगे कि आपके पास चीज सही है या सही नहीं है। साइमल्टेनियसली ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। स्टेक होल्डर्स की और रोल्स की लिस्ट जो हम पिछले प्रोसेस में बना चुके थे वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। दीज विल बी दी इनपुट्स जब आप प्लानिंग करने बैठ रहे हैं। तो अगली चीज जो आपने की वो ये की कि आपने जो बिजनेस एनालिसिस की एक्टिविटीज थी आपने उनको प्लान करना शुरू किया। एक लिस्ट आपने बनाई और लिस्ट बनाने के बाद अगला आपने ये काम किया कि उसके ऊपर जो डिफरेंट प्लान्स थे छोटे बड़े उनको बनाना शुरू किया। मिसाल के तौर पे आपने टास्क यूजिंग द आउटपुट, मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन के ऊपर आपने एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो बना दी। सिमिलरली आपने जो रिक्विजिशन थी मैनेजमेंट की उसके ऊपर आपने चीज बना दी। जो बिजनेस एनालिसिस की परफॉर्मेंस है किन बेसिस के ऊपर आप बात करेंगे। साइमल्टेनियसली अगर मैं डिटेल एक्टिविटीज की बात करता हूँ तो उसके अंदर इलिस्ट्रेशन जो हम पहले बात कर चुके हैं वो आ गई। इंटरप्राइज की एनालिसिस दैट कुड बी अ पार्ट ऑफ इट, requirement analysis, requirement management and communication, simultaneously solution assessment and validation। इस सारी चीजों के अंदर आपने क्या किया कि डिफरेंट प्लान्स के अंदर उस पूरी एक्टिविटी को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? ताकि आप उसकी मैनेजमेंट निस्बतन आसान तरीके से कर सकें। सो इसको आगे हम डिटेल से देख भी लेते हैं। ठीक है, इनपुट्स के हमारे पास बात आ गई कि जी बिजनेस एनालिसिस की अप्रोच